Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is liquid solution. So last class तक हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे देखा था लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें अपन ने मोस्टली बात किया था किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, बेसिकली कवर करेंगे किसको, सॉल्युबिलिटी पार्ट को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जैसे कि सीधा सा एग्जांपल अगर हम लें, ये आपने क्या लिया है, कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर में आपने क्या रखा, वाटर को फिल किया है, ठीक है। हमारे पास क्या है, H2O लिक्विड फॉर्म में है। अब इसमें आप क्या मिला रहे हो बच्चा, NaCl को ऐड कर रहे हो, नमक को मिला रहे हो, NaCl सॉल्ट। तो आप क्या देखोगे कि लेट सपोज आपने क्या लिया है, 1 लीटर पानी लिया है, तो आप क्या देखोगे, इसमें आपने लेट सपोज 10 ग्राम या 15 ग्राम मिला दिया, उसको चेक किया थोड़ा सा और वो सॉल्युबल हो गया, डिजोल्व हो गया, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा और मिला दिया, फिर वो भी डिजोल्व हो गया। तो आप इसमें क्या करते रहो, धीरे धीरे NaCl का कौन सा धीरे धीरे अमाउंट मिक्स कर रहे हो, और उसको हमने शेक किया और NaCl का सॉल्यूशन बनते जा रहा है। बट आप ऑब्वियसली खुद से भी कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, आपने कभी घर पे भी ऐसा किया होगा। एक्चुअली शायद इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, कि नमक को क्यों मिलाएंगे अपन एक्सेस में, बट फिर भी हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसको मिलाएंगे एक ऐसी कंडीशन आएगी बच्चा, जहां पे ये NaCl फर्दर इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। अगर आपने ऐड भी कर दिया तो वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, है ना, ऐसा कोई फिक्स डेटा है नहीं, हमने मान लिया क्या कि लेट 15 ग्राम आपने क्या मिला दिया, इसमें NaCl मिला दिया 1 लीटर H2O में, और इसको शेक किया, वो क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट 5 ग्राम अगर इसमें NaCl ऐड किया है, ठीक है, तो वो सॉल्युबल इसमें नहीं हुआ, यानी कि वो अपने को कहीं यहां पे देखने को मिलेगा, जो 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, वो यहां पे देखने को मिलेगा। तो यानी कि इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 लीटर पानी में मैक्सिमम कितना NaCl सॉल्युबल है या डिसॉल्व है, तो हम बोलेंगे 15 ग्राम, और ये इसके क्या बोल देंगे बच्चा, सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। तो सॉल्युबिलिटी बोल देंगे NaCl का इन वाटर क्या, 15 ग्राम पर लीटर। कैसे बोलेंगे इसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर 15 ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में मैक्सिमम 15 ग्राम NaCl आप ऐड कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपने ऐड किया तो वो सॉल्युबल उसमें नहीं होगा, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चा, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी आप सब्सटेंस को मिला रहे हो किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट आप कितना मिला सकते हो जो कि उसमें सॉल्युबल है या उसकी डिसॉल्व फॉर्म में है, तो उस सब्सटेंस की क्या बोलेंगे अपन, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो NaCl का जो सॉल्युबिलिटी है, NaCl सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर। जनरली सॉल्युबिलिटी को बात कर लेते हैं 100 ग्राम। यहाँ पे कौन सा लीटर की जगह आप मास भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ले लिया 100 ग्राम H2O, उसमें इतना NaCl आप ऐड कर सकते हो, तो सॉल्युबिलिटी को आप लिख सकते हो ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर किलोग्राम में, या मोल पर लीटर में भी लिख सकते हो। जैसे कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन, इसी सेम सॉल्युबिलिटी को हम लिख सकते हैं 15 ग्राम इज डिसॉल्व। हमने माना है बच्चा, है ना, एग्जैक्टली डेटा आपको याद नहीं रखना कि NaCl का सॉल्युबिलिटी कितना होता है, ठीक है। अपन ने मान लिया कि 15 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर में, तो NaCl का सॉल्युबिलिटी क्या लिखेंगे, 15 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में। अच्छा, इसी सॉल्युबिलिटी को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे यूनिट में। कैसे, NaCl का जो सॉल्युबिलिटी है उसी को मैं लिख सकता हूं, इस ग्राम को देखो, NaCl का 15 ग्राम है, तो क्या NaCl क्या मोल नहीं निकाल सकते क्या, तो यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं। मोल ऑफ क्या, NaCl, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मास अपॉन मोलर मास। मास तो कितना है, 15 ग्राम, मास अपॉन क्या, मोलर मास। तो मास तो है 15 ग्राम, और मोलर मास NaCl का कितना होता है बोलो, क्लोरीन का होता है 35.5, क्लोरीन का तो होता है 35.5। आपको याद करने को भी बोला था शायद मैंने, 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक आपको याद रखने क्या, मॉलिक्यूलर वेट। और सोडियम का कितना होता है बोला, 23, कितना हो गया है 0.58, 58.5, क्या आ गया बच्चा है 58.5। तो आ गया किसके, मेरे पास मोल आ गए NaCl के, यानी कि 15 ग्राम बोलो या इतने मोल बोल दो,
दोनों सेम बात है। तो इसी सॉलिबिलिटी को हम ग्राम पर लीटर की जगह में दूसरी यूनिट में भी लिख सकता हूं क्या, 15/58.5 मोल पर लीटर। क्या लिख दिया मैंने, मोल पर लीटर, यानी कि इतने मोल NaCl का डिजोल है कहां पे, 1 लीटर H2O। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चा, सॉलिबिलिटी का मीनिंग। ओके, अब जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर पे, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे, और इन्हीं को अपन को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना भी है कि सॉलिबिलिटी किस तरह से चेंजेस होती है या किस किस पे फैक्टर पे वो डिपेंड करेगी। अच्छा, इस जो हमारे सिलेबस में क्या है कि सॉलिबिलिटी हम चेक करते हैं सॉलिड का इन लिक्विड, और दूसरा हमें सॉलिबिलिटी स्टडी करना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, दो हम यहाँ पे सॉलिबिलिटी को डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट उठाते हैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी में फर्स्ट पार्ट, दैट इज सॉलिड का सॉलिबिलिटी इन लिक्विड फेज। मतलब सीधी सी बात, जो भी अभी अब हमने डायग्राम देखा था कि NaCl को आप मिला रहे हो कहां पे, वाटर में, तो NaCl तो क्या हो गया सॉलिड, और वाटर क्या हो गया बोलो, लिक्विड। तो नमक को मिला रहे हो पानी में, तो वहां पे उसकी सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर तो क्या होता है, देखा था अपन ने, क्या, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड। तो उसमें अपने को याद रखना है क्या, सेम डिजोल्व सेम। इसको अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा क्या। फर्स्ट अपने को फैक्टर देखना है क्या कि सॉलिबिलिटी जो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें याद रखना है क्या, सॉलिड में कि सेम डिजोल्व सेम, क्या मीनिंग है समझते हैं। अच्छा, आप शायद को ये बेसिक आइडिया है कि भाई जो H2O मॉलिक्यूल है वो अपने आप में क्या है बच्चा, पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अपने आप में H2O क्या है, पोलर है। जनरली H2O को लेते हैं आप क्या, सॉल्वेंट। तो आपके पास सॉल्वेंट कैसा है बच्चा, पोलर है। दूसरा आपने लिया है क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या, नमक को मिला रहे हो पानी में, नमक क्या है, सॉल्ट, NaCl। NaCl में Na पे तो डेल पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे कौन सा, Cl माइनस। तो ये Na प्लस तो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये Cl माइनस इस हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो NaCl भी अपने आप में क्या है बच्चा, पोलर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है, पोलर है। और आप समझते भी है ना, NaCl क्या होता है, डिजोल्व होता है। डिजोल्व कैसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन ने पढ़ा था इस पार्ट को, ये Na वाला तो इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये Cl इस हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। NaCl क्या होता है, टूट जाता है, और इसी टूटने को अपन क्या बोलेंगे, उसका डिजोल्यूशन हो गया है। क्या हो गया, NaCl का डिजोल्यूशन हो गया। ओके, सॉल्युबल हो गया NaCl। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट भी कैसा है, पोलर, सॉल्यूट भी कैसा है, पोलर, तो वो एक दूसरे में क्या रहेंगे, सॉल्युबल रहेंगे। बट आपने क्या किया बच्चा, NaCl को ऐड कर दिया कहां पे, बेंजीन में। आपने क्या किया, बेंजीन लिया, ठीक है, C6H6, और उसमें ऐड कर दिया। तो क्या NaCl बेंजीन में सॉल्युबल होगा, क्या हम बोलेंगे ना के बराबर सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन तो अपने आप में कैसा है, नॉन पोलर है। ये कंपाउंड तो अपने आप में कैसा है, नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर है। तो यहाँ पे तो आयंस बनते हैं, पोलर मतलब क्या, आयंस है, और नॉन पोलर क्या, ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ही होता है, सभी को पता है। तो क्या बेंजीन में कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो क्या ये Na प्लस और Cl माइनस क्या एक दूसरे से सेपरेट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है ना। यहाँ पे सेपरेट क्यों हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन सोडियम को अट्रैक्ट किया, और इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को अट्रैक्ट किया। तो जो NaCl ऐसे था, आपस में कनेक्टेड था, वो अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, सॉल्युबल हो गया वहां पे। बट क्या यहाँ पे जो बेंजीन है, क्या इनको सेपरेट कर पाओगे क्या, नहीं, यानी कि सॉल्युबल हुआ कि नमक वहां पे नहीं। ठीक है, और यही रीजन है कि हमारे पास पोलर सॉल्यूट है, तो क्या वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा क्या, नहीं। और यही आप बोलते हैं क्या, इसको सेम डिजोल्व सेम। मीनिंग व्हाट, कि ये टेबल भी याद रख सकते हो आप इस तरह से कि आपके पास क्या है, सॉल्यूट, ये ले लेते सॉल्वेंट, और अगर ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो बोला इसमें कौन कौन सा कंडीशन सॉल्युबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, इसमें देखो, फर्स्ट पोलर में पोलर डिजोल्व कर रहे हो
NaCl को वाटर में डिजोल्व किया होगा, यस। पोलर में पोलर डिजोल्व होगा, सॉलिबिलिटी रहेगी, यस। क्या नॉन पोलर में डिजोल्व होगा क्या, यस। जैसे नेफ्थलीन को डाल दो, नेफ्थलीन भी क्या होता है, नॉन पोलर, बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर को मिक्स कर रहे हो तो सॉलिबिलिटी होगी, यस। क्या पोलर को नॉन पोलर में मिलाया तो क्या सॉल्युबल होगा क्या, नहीं। जैसे कि देख भी लो ना एग्जांपल, NaCl तो पोलर है और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। क्या पोलर सॉल्यूट क्या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा क्या, नहीं। क्या वाइस वर्सा, ये आपने ले लिया है नॉन पोलर और ये ले लिया है पोलर, क्या वहां पे सॉल्युबिलिटी होगी क्या, नहीं। तो इसी को क्या बोले, सेम डिजोल्व सेम। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी होगा, यस। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल होगा, यस। सेम डिजोल्व सेम। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास बच्चा क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि कौन सा हमारा जो सॉलिड है कौन से लिक्विड में क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो हम बता सकते हैं NaCl, KCl, RbCl जो कि पोलर हमारे पास सॉल्यूट है वो सभी के सभी पानी में क्या रहेंगे, डिजोल्व रहेंगे। ठीक है, फाइनली समझ गया आपको कॉन्सेप्ट। सो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, बार बार थोड़ा सा रिपीट करते इसको, क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं कि कोई भी आपको सॉलिड को जब आपने लिक्विड में मिलाया है तो सॉलिड ऑब्वियसली उस लिक्विड में क्या होगा, डिजोल्व हो गया, या उसमें क्या होगा, सॉल्युबल हो गया। तो उसकी सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो पहला अपन ने देखा फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरे फैक्टर पे पहुंचते हैं उससे पहले एक यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं जो कि अपने को यूज भी करना है आगे। देखो कि whenever a solid does not dissolve in a given every solid does not dissolve in a given liquid, वो रीजन अपन समझ गए सेम डिजोल्व सेम वाले के बेसिस पे। While sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and anthracene do not। जैसे कि नेफ्थलीन का बताया था, नेफ्थलीन अपने आप में क्या बोलो, नॉन पोलर है, तो क्या नॉन पोलर पानी में डिजोल्व होगा क्या, नहीं। अभी रीजन समझ में आ गया आपको खुद से, है ना। नेफ्थलीन एंथ्रेसीन नॉन पोलर है, अच्छा। On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, but sodium chloride and sugar do not dissolve in a benzene, वो भी समझ चुके अपन, ओके। It observed that polar solute dissolve in a polar solvent, non-polar dissolve in a non-polar solvent, same dissolve same, ये हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिसोल्यूशन क्या होता है। When a solid solute is added in a solvent, some solid dissociate, जैसे कि NaCl टूट रहा था, so NaCl solid dissolve and its concentration increase in a solution, this process is known as what, dissolution। ठीक है, जैसे जैसे NaCl को आप ऐड करोगे वैसे वैसे डिजोल्व होता रहेगा, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में उल्टा हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में उल्टा हो रहा है कि जो भी NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पास में आ रहे हैं और पास में आके क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि when some solute particles are collide with each other and they get separated out, this process is known as what, crystallization। तो डिसोल्यूशन तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, NaCl एक दूसरे से मॉलिक्यूल से सेपरेट हो रहे हैं, और क्रिस्टलाइजेशन में उल्टा हो रहा है, NaCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। मतलब NaCl ही नहीं, कोई भी हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल है तो आपस में पास में आ रहे बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे क्रिस्टल बनेगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स वो है, फिनोमेना है। एक कंडीशन ऐसी आएगी क्या, a stage is reached when two processes occur at the same rate. Under this condition, the number of particle going into solution will be equals to the number of solute particles separating out. At this equilibrium is reached. At this equilibrium, the concentration of solute will remain constant in a given condition। अच्छा, आप इक्विलिब्रियम वर्ड से शायद फेमिलियर होंगे क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं कि जब इक्विलिब्रियम हो रहा होता है तो दोनों रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड हो रही होती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, बट जो अमाउंट जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास वो क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। कैसे होती है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम था वही मैं भी ले रहा हूं इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। बस यहाँ पे इतने से बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काम हो रहे होते हैं। दूसरा, बट जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो तीन बातें याद रखना, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रहे हैं, और अमाउंट की सर कुछ बोल रहे हैं कि अमाउंट फिक्स होता है ना। यहाँ पे देखो एक डायग्राम है इजी सा, उस पर बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कंटेनर है ये बड़ा। इस कंटेनर में आपने क्या कर दिया, दो पाइप लगा दिए, एक तो बाहर निकलने के लिए और एक अंदर पानी जाने के लिए। इस कंटेनर में आपने क्या किया बच्चा, 10 लीटर पानी रखा, अच्छा ये जो पाइप है और ये पाइप है एकदम समान एक जैसे पाइप है। ठीक है, मतलब क्या
इस पाइप से भी हम क्या देखेंगे, जो लिक्विड बाहर निकलेगा, तो इससे कितना लिक्विड बाहर निकल सकता है इसे मान लेते थोड़ी देर के लिए, 1 ml पर सेकेंड बाहर निकलेगा यहां से, और यहां से जब पानी अंदर जा रहा है तो भी कितना जा रहा है, 1 ml पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे मतलब एक छोटा बड़ा पाइप नहीं है, दोनों सेम पिन होल है, उनका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो है सेम है। तो यहाँ पे विद इन 1 सेकेंड ये वाला जो पाइप है वो तो 1 ml इसमें ऐड करेगा, और ये वाला जो पाइप है 1 सेकेंड में 1 ml इससे पानी बाहर निकालता है। इनिशियली 10 लीटर का ये हमारे पास कंटेनर फिल है, ये भी बंद है पाइप, ये भी बंद है। शुरू में हमारे पास क्या है, 10 लीटर वाटर है इसमें। अब क्या होगा, दोनों ये हमारे पास जो वाल्व है दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली ओपन किया, साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली किया तो यहां पे बताओ, ये तो 1 ml बाहर निकालता रहेगा और ये 1 ml ऐड करता रहेगा, यानी कि यहां पे वाटर इनकमिंग भी हो रही है वाटर की, और वाटर बाहर भी निकल रहा है, आउटगोइंग भी हो रही है। ठीक है, पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखना एक वर्ड यूज करते हैं, रेट। तो रेट का क्या मतलब है कि विद इन 1 सेकेंड 1 ml वाटर इज एडेड एंड विद इन 1 सेकेंड 1 ml वाटर इज रिमूव्ड। तो इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल। मतलब यहां पे अगर ऐसा होता ना कि 2 ml बाहर निकल रहा होता तो फिर यहां पे बोलते कि अच्छा रेट सेम नहीं है, 1 ml तो आप ऐड कर दो, 2 ml बाहर निकाल देते, यहां पे रेट सेम नहीं है। तो यहां पे हमने क्या बोला है फिलहाल कि आपने जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या लिया है, सेम लिया है। तो सेम का मतलब समझ के बच्चा, 1 ml ऐड भी कर रहे हो, 1 ml बाहर भी निकल रहा है। अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो भी देख रहे हो वीडियो को, कि आफ्टर 5 सेकेंड, मेरे को इतना सा आंसर करना है इसमें कि आफ्टर 5 सेकेंड इस कंटेनर में इनिशियली 10 लीटर था जब ये दोनों बंद थे, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड बाद यहां पे बताइए मेरे को इसमें कितना वाटर अवेलेबल रहेगा। आपको 10 सेकेंड का मैं टाइम दे देता हूं सोचने के लिए भी। दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन किया, आपसे पूछा है 10 सेकेंड बाद इस कंटेनर में कितना पानी रहेगा, सोचो 10 सेकेंड तक। ठीक है, आंसर आया आपका, कितना रहेगा बच्चा वो, तो क्या 10 से कम होगा क्या, नहीं, क्या 10 से ज्यादा होगा क्या, नहीं, एक्चुअली कितना रहेगा, 10 लीटर ही रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहां पे पानी आप ऐड भी कर रहे हो, पानी बाहर भी निकाल रहे हो, बट जो ऐड करने का जो रेट है और जो बाहर निकालने का रेट है वो क्या है, सेम है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं बच्चा इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गई है। और उस केस में अपन क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाती है बच्चा, कांस्टेंट हो जाती है। यही आप देख भी सकते हो, ये जो 10 लीटर अमाउंट है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भले ही यहाँ पे पानी ऐड भी कर रहे हो बाहर भी निकाल रहे हो, बट इसका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा बच्चा, फिक्स ही रहेगा 10 लीटर। और उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया है, सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ गया, सिस्टम में क्या आ गया बच्चा, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, फिलहाल तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आती है जैसे नमक को भी पानी में आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, पानी में ऐड कर रहे हो तो वहां पे उसका डिजोल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दोनों काम वहां पे हो रहे हैं। बट एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा सिस्टम में, और वैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तो फाइनली वहां पे एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इनिशियल का, फाइनली सॉल्यूशन में इनिशियल का सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वहां पे नहीं पॉसिबल है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वहां पे इक्विलिब्रियम जैसे आया है वही हम अब पॉइंट बोलेंगे क्या, उस NaCl का सॉल्युबिलिटी। और उस सॉल्युबिलिटी पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि वहां पे आपने मैक्सिमम अमाउंट आपने NaCl का ऐड कर दिया, उससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था वो वाला, जहां पे आपने देखा था कि हमने जो 1 लीटर पानी है, हमारे पास क्या था बच्चा, 1 लीटर जो वाटर है उसमें आपने मान लिया है कि मैक्सिमम आप 15 ग्राम NaCl को ऐड कर सकते हो। तो 15 ग्राम को ही ऐड कर सकते हो, उतना ही आपने ऐड भी कर दिया है, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATUR, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसी कंडीशन लेते हैं अपन क्या
कि 15 ग्राम नहीं, आपने एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें 1 लीटर पानी तो लिया, 1 लीटर को आपने क्या लिया, पानी तो लिया, बट आपने इसमें लेट सपोज कितना NaCl ऐड किया, 10 ग्राम ही NaCl ऐड किया, तो आप उसमें फर्दर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकते हो 5 ग्राम के बराबर। तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहां पे आप फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, जहां पे आप फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर पानी को ये 15 ग्राम NaCl तक होल्ड कर सकता है, ऐसा मान के रखा है हमने, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है। तो और 15 ग्राम आपने ऐड कर दिया है तो हम बोलेंगे इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, वो सॉल्युबल नहीं होगा। ऐड कर भी दिया कि नहीं सर हमने तो कर दिया, हमने तो सर 1 लीटर में पानी में लेट्स सपोज 2 किलोग्राम NaCl डाल दिया, तो आप ऐड तो कर दो बट सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, ये कंडीशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कि वो सॉल्यूशन जहां पे आप फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि 1 लीटर पानी की कैपेसिटी कितनी थी, 15 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर सकता है, बट आपने कंटेनर में लेट सपोज कितना सिर्फ NaCl डिसॉल्व किया 10 ग्राम, तो उसमें 5 ग्राम और ऐड कर सकते हैं आप, यानी कि वहां पे पॉसिबिलिटी है। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, कि कैपेसिटी थी उसकी 15 ग्राम की, आपने ऐड कर दिया इसमें 20 ग्राम, ठीक है, तो जो भी उसकी क्षमता थी, उसकी कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा आपने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। दैट सॉल्यूशन विच कंटेन मोर मास ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट देन इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड में कितना होना चाहिए था 15, बट आपने कितना ऐड कर दिया उसमें NaCl 20 ग्राम, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से वहां पे क्या है, ज्यादा अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का। ओके, It should be prepared at a dust free vessel and at a high temperature. जनरली जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन, वो कैसे बना रहे हैं, हायर टेम्परेचर पे बनाते हैं, ठीक है। इट इज मेटा स्टेबल, मैकेनिकल स्ट्रेस सच एज शेकिंग एडिशन ऑफ सॉल्यूट कॉज द डिपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। आपने ऑब्वियसली खुद से सोचो ना, 15 ग्राम वो होल्ड कर सकता है, आपने मिला दिया उसमें 20 ग्राम, तो 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा है, तो क्या वो उसको वो स्टेबल होगा क्या, नहीं। तो इसको इसी के लिए क्या बोले कि इट इज मेटा स्टेबल। अगर आपने उसको थोड़ा भी शेक किया या आपने उसमें कुछ सर्टेन सॉल्यूशन थोड़ा भी ऐड किया, तो वापस वहां पे जो 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते बच्चा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहला अपन ने पॉइंट देखा क्या, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि किस तरह से सेम डिसॉल्व सेम वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, कि जो सॉल्यूट किस तरह के सॉल्वेंट में क्या क्या सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर रहे हैं तो वहां पे डिसोल्यूशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, एक ऐसा टर्म आ रहा है इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों प्रोसेस इक्वल हो गए हैं, उसको क्या बोला है अपने, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जितना भी अमाउंट वहां पे रहेगा सॉल्यूट का, उसको बोला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अपन ने बात किया। मेन पॉइंट यहां से अपना स्टार्ट होते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही से क्वेश्चन भी बन जाता है। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है, जहां से एक्चुअली थर्ड यस, फर्स्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा वो टाइप ऑफ 9 टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन थे वहां से, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नमक को मिला रहे हो पानी में, ठीक है, तो वहां पे उसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर पे किस तरह से इफेक्ट होती है, ठीक है। तो यहां पे बच्चा ध्यान देंगे कि अपन दो प्रोसेस देख के आए हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो कुछ सॉलिड तो ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड तो ऐसे होते हैं जहां पे जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस करता होता है एंडोथर्मिक, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जहां पे डिसोल्यूशन प्रोसेस करता होता है एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन का मतलब क्या, कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया और सॉल्यूशन बना दिया, इसको बोल रहे हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो ये हो सकता है एंडोथर्मिक हो, ये हो सकता है एक्सोथर्मिक हो। तो कुछ प्रोसेस तो कैसे होते हैं एंडोथर्मिक, और कुछ प्रोसेस कैसे होते हैं बच्चा एक्सोथर्मिक। अब आपने लीच-एटलेट प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, नहीं पढ़ा तो एक बार आप वो थोड़ा सा देखिए यहीं पे वीडियो को पॉज करके, कि लीच-एटलेट प्रिंसिपल क्या होता है, लीच-एटलेट प्रिंसिपल में किस तरह से टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे तो इफेक्ट वेरिएशन आएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, आपको थोड़ा सा मेमोराइज रहेगा लीच-एटलेट प्रिंसिपल, बस इतना सा ये एग्जाम्पल याद रखो। जैसे हमारे पास H2O है, उस H2O को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, H2O वेपर में। H2O मेरे पास क्या है, लिक्विड है, और H2O लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, H2O वेपर में। अब मेरे को इतना सा आंसर करो, ये जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि एनर्जी बाहर निकलेगी। तो कॉमन सेंस से सोच रहे हो, पानी को उबाल रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच यहाँ पे क्या है बच्चा, पॉजिटिव है, प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक।
अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली जिससे टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा भाप बनेगी, ज्यादा वेपर बनेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर आपने बढ़ाया, अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होती है बच्चा, फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी तो कॉमन सेंस वाला एग्जांपल लिया है मैंने, ये तो समझ सकते हो ना। जैसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ज्यादा ज्यादा भाप बनेगी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो मैं सब बोल सकते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड शिफ्ट। दूसरा काम कर लो, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा उल्टा कर लिया। क्या एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये तो याद रख लेना इसके बेसिस पे, और इसका उल्टा याद रख लेंगे इस तरह से। तो यही लीचेटेड प्रिंसिपल होता है, बस फिलहाल यहां पे उसका एक रोल अपन देख सकते हैं। तो कुछ सॉलिड तो ऐसे होते हैं जिनका जो डिजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है बच्चा, कुछ सॉलिड तो ऐसे होते हैं जहां पे जिनका डिजोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। अब जिन सॉलिड का डिजोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर आपने वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में रिएक्ट करके सॉल्यूशन बना रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डिजोल्यूशन बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड शिफ्ट को डिजोल्यूशन बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो ये प्रोसेस जल्दी होगा, जल्दी वो सॉल्यूट सॉल्वेंट से रिएक्ट करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यानी कि बढ़ेगी। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि NaCl का जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो अपने आप में कैसा है, एंडोथर्मिक। क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में कि NaCl का जो डिजोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है। बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। अब अगर एंडोथर्मिक है तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा मतलब ज्यादा NaCl ज्यादा पानी से रिएक्ट करके ज्यादा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये पहले उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 15 ग्राम नॉर्मल टेम्परेचर पे मान रहे अपन ऐसा, बट आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो 15 ग्राम से क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेस जो है डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या बोला है, एंडोथर्मिक, ठीक है बच्चा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास कि किस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इस तरह से यहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। कैसे बच्चे, कि देखो हमारे पास कई तरह के सॉलिड है। एक तो है मेरे पास NaNO3, आपने लिया है NaCl, आपने लिया है KNO3 और आपने लिया है C2SO4 थ्राइस। ये ग्राफ प्लॉट किया अपन ने सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में। देखो NaCl की ही बात की है ना अपन ने, मोस्टली यही देख लो बस फिर। तो NaCl का ग्राफ जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे देखो ना बच्चा, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है क्या, ठीक है। जैसे जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले टेम्परेचर इतना है, सॉल्युबिलिटी इतनी है, टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर और बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी और बढ़ गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि NaCl का जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है कैसा है, एंडोथर्मिक। कैसे याद रख लेंगे, सिंपल से लैंग्वेज से याद रखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, इस केस में सॉल्युबल डिजोल्व हो रहा है, और बैकवर्ड का मतलब क्या है, उसके क्रिस्टल बन रहे हैं, उसके क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल बन रहा है, सीधी सी बात। तो अगर ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो NaCl है उसका जो डिजोल्यूशन है वो क्या है बच्चा, एंडोथर्मिक। यानी कि डेल्टा H वहां पे क्या है, बोलो पॉजिटिव। उसी तरह से बोल सकते हैं आप NaNO3 के लिए भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, उसी तरह से KNO3 के लिए भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो आपके पास इस तरह का ग्राफ गिवन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसका डिजोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो हम बोलेंगे ये वाला, लास्ट वाला। क्यों, इसमें उल्टा काम हो रहा है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बच्चा, कम हो रही है। देखो कम हो रही है ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, यानी कि इसका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो अपने आप में कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक
ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना, जैसे कि मैं भी NaCl का एग्जांपल लिया, इतनी सॉल्युबिलिटी है, ऐसे ऐसे, तो आपको कुछ भी यहाँ पे याद नहीं रखना। अब इस डायग्राम को अपने को देखना है और यहाँ पे बता देना है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बताओ इन चारों सॉलिड में कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसका डिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, तो हम बोलेंगे आखिरी वाले का, क्योंकि आखिरी वाले के लिए ही टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चा, कम होगी। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक लास्ट इफेक्ट होता है इसका प्रेशर का, जो कि जनरली प्रेशर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वहां पे सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं करते। कहां पे, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे बच्चा हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है थोड़ा सा रिकॉल करें यहाँ पे अगर बहुत शॉर्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी अगर सॉलिड को आप लिक्विड में पुट कर रहे हो तो उसका क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा। डिजोल्यूशन क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जा रहे हैं, इसको तो बोलते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, कुछ सॉलिड तो होते हैं जहां पे डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर दोगे तो डिजोल्यूशन जल्दी जल्दी होगा। अरे आपने और घर पे भी ट्राई कर सकते हैं ना, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने NaCl ऐड किया तो सर्टेन अमाउंट NaCl आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हो आप NaCl। ठीक है, तो उसको तो बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करो, गर्म करो। अब उसमें NaCl ऐड करके देखना, तो आप क्या करोगे, आप NaCl ऐड कर रहे हो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे तो वो भी उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और नीचे नहीं दिखेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हो गया हमारे पास डिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, तो जो हमारे पास जो सॉलिड को आप मिला रहे हो किसी भी लिक्विड में, तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ऑफ फर्स्ट फैक्टर था दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेम डिजोल्व सेम, सिर्फ एक ये लाइन याद रखनी है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मोस्ट ऑफ दी केसेस में आप ये जानते हो कि सर टेम्परेचर बढ़ाते तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे कि आपने ये तो किया ही होगा, जो अपन छाछ नहीं बनाते हैं ना, रसगुल्ला वगैरह की है ना, तो उसमें शुगर को आप ऐड कर रहे होते कहां पे, वाटर में। ठीक है, तो देख कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि उसमें बहुत कम अपन पानी लेते हैं, शुगर ऐड करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होती, तो आप क्या करते हो, वहां पे टेम्परेचर बढ़ा देते हो। टेम्परेचर बढ़ा देते हो फिर वहां पे सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम जनरली इसीलिए हम बोलते भी जनरली क्या कि मोस्ट ऑफ दी जो सॉलिड है उनका सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। बट आपको ऐसे याद नहीं रखना है, वो हम क्वेश्चन के बेसिस पे उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में अपन बता सकते हैं इसका सॉल्युबिलिटी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगा। ठीक है बच्चे, दैट्स इट। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ गैसियस फेज, गैसियस सॉल्वेंट। ओके, सॉरी, solubility of gases in a liquid solution. Okay, so that is all for the today. Thank you, bye bye, take care.